आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और अब हरियाणा समाचार विस्तार से। हरियाणा में विधानसभा चुनावों को देखते हुए भाजपा और इनेलो के गठबंधन के कयास पर पंजाब उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल का भी बयान आया है। सुखबीर सिंह बादल ने चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि हरियाणा में भाजपा और इनेलो का गठबंधन होना तय है। इससे पहले शिरोमणि अकाली दल के एक और नेता चंदूमाजरा ने भी कहा था कि जल्द ही भाजपा और इनेलो के गठबंधन पर फैसला होने जा रहा है। आनंदपुर साहिब हल्के से शिरोमणि अकाली दल के सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने यह बयान मंगलवार को दिया था। इसके एक दिन बाद ही बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने साफ कह दिया है कि हरियाणा में इनेलो और भाजपा का गठबंधन पक्का है। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने नया खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में इनेलो और भाजपा का गठबंधन पक्का है। ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ है। हरियाणा में विधानसभा चुनावों को देखते हुए भाजपा और इनेलो के गठबंधन के कयास पर पंजाब उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल का बयान आया है। सुखबीर सिंह बादल ने चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि हरियाणा में भाजपा और इनेलो का गठबंधन होना तय है। इससे पहले शिरोमणि अकाली दल के एक और नेता चंदूमाजरा ने भी साफ कहा था कि गठबंधन पक्का है और इस बार पुष्टि की है पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने। प्रदेश कार्यकारिणी की यहां पर बीजेपी की बैठक होने जा रही है। यह बैठक 21 से 22 जून को कुरुक्षेत्र में होगी, जिसमें भाजपा प्रदेश से जुड़े सभी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। यह बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा 21 और 22 जून को कुरुक्षेत्र में हरियाणा जनहित कांग्रेस के गठबंधन के भविष्य पर चर्चा करेगी। भाजपा के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के मुताबिक इस बैठक में पार्टी सभी कार्यकर्ताओं की हर मुद्दे पर राय लेगी। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक 21 तारीख को कुरुक्षेत्र में हो रही है और 22 तारीख को पूरी स्टेट की एग्जीक्यूटिव की कार्यकारिणी की बैठक होगी। इस बैठक में सभी प्रदेश पदाधिकारी, सभी सांसद, पार्टी के सभी बड़े नेता मिलकर हरियाणा की इस समय की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है आफ्टर लोकसभा इलेक्शन उसका एक प्रकार से विश्लेषण करेंगे और आगे की विधानसभा की तैयारी किस प्रकार की हो इसकी पूरी रणनीति बनाएंगे। पूरा दिन इसके लिए एक साथ बैठने वाले हैं और अगले दिन हमारी स्टेट एग्जीक्यूटिव के जितने भी सदस्य हैं वो सब लगभग 250 लोग, हरियाणा भर के प्रमुख लोग उसमें हाजिर रहेंगे। हालांकि गठबंधन पर ओपी धनखड़ ने कहा कि हालात बदल चुके हैं और ऐसे में हजका को बदली शर्तों के साथ ही आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपना एक मत बना चुकी है और मत बनाकर वो कन्वे कर दिया गया है कि हम हजका को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन बदले हुए सिनेरियो में स्वरूप वो नहीं रहेगा जिस स्वरूप पर पहले तय किया गया था और मेरे पार्टनर को, हमारे साथी को बदले हुए स्वरूप में साथ चलने का अपना मन बनाना चाहिए और यही हरियाणा की जनता की भी इच्छा है। अगर गठबंधन टूटता है तो पार्टी को जमीनी तौर पर काफी कम करने की जरूरत है, जिसकी पूरी रूपरेखा इस बैठक में तैयार की जाएगी। बीजेपी को सत्ता में आने के लिए 46 विधायकों की जरूरत है, जबकि वर्तमान में सिर्फ उनके पास 4 ही विधायक हैं। ऐसे में 4 से 46 तक की पार्टी की डगर आसान नहीं होगी। दिल्ली से कैमरामैन फिरोज खान और राहुल शर्मा के साथ गौरव चक्रवर्ती, डे नाइट न्यूज।
लोकसभा चुनावों में करारी हार मिलने के बाद अब हरियाणा कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने में जुट गई है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष फूलचंद मुलाना ने कहा है कि नरेंद्र मोदी अपनी हवा बनाने जरूर कामयाब हुए हैं, लेकिन इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उदास होने की जरूरत नहीं है। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष फूलचंद मुलाना ने विश्वास जताया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर अपना परचम लहराएगी। हालांकि मुलाना का कहना है कि इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होना पड़ेगा। मोदी अपनी हवा बनाने में सफल रहे और मोदी के नाम से सारे देश की हवा बदली और मोदी की सरकार बन गई। लेकिन उसके मायने ये नहीं है कि जैसे हरियाणा का चुनाव आ रहा है उसमें हमको उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में लोगों का विकास जो उन्होंने किया है उसके नेतृत्व में बहुत ज़्यादा विश्वास है और मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की तीसरी बार सरकार बनेगी। आए दिन पार्टी नेताओं के एक दूसरे पर आरोप मढ़ने पर मुलाना ने नसीहत दी कि पार्टी से बड़ा कोई भी कार्यकर्ता या नेता नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी नेताओं के ऐसे रवैये से विपक्षी दलों को बल मिलता है। हमारे सभी कार्यकर्ताओं को और जो बड़े हमारे नेता हैं उन सबको एक होना पड़ेगा। एकता में ही बल है और अगर एक नहीं होते उल्टे सीधे बयान आते हैं तो उससे पार्टी डैमेज होती है, उसका नुकसान होता है, दूसरों को मौका मिलता है चुटकी लेने का। और मेरी नसीहत ये है कि दूसरे लोगों को भी मिलकर चलना चाहिए और अपना जो कोई उनका क्लेम है वो विद इन दी पार्टी रखना चाहिए, प्रेस में नहीं जाना चाहिए और पार्टी के खिलाफ बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। जाहिर है एकजुट रहने के अलावा कांग्रेस के पास फिलहाल कोई दूसरा चारा भी नहीं है। कैमरामैन विनय कुमार के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज, चंडीगढ़। शैलजा समर्थक नेताओं की ओर से चल रही हुड्डा विरोधी बयानबाजी अब बंद होती नजर आ रही है। ताज़ा मामला चंडीगढ़ में उस वक्त देखने को मिला जब सढौरा के विधायक और मुख्यमंत्री हुड्डा के धुर विरोधी राजपाल भूखड़ी ने पार्टी के किसी भी मुद्दे पर बोलने से साफ इनकार करते हुए कहा कि हाईकमान के सख्त आदेशों के चलते हुए किसी भी मुद्दे पर नहीं बोलेंगे। हालांकि उन्होंने विधानसभा चुनाव में सदौरी से लड़ने और जनता की आवाज़ उठाने की बात जरूर कही। गौरतलब है कि प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी के चलते राहुल गांधी ने प्रदेश के सभी दिग्गज नेताओं की बैठक कर सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी करने पर ऐतराज जताया था। हाँ, हमने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है अपने क्षेत्र में और अभी पिछले सप्ताह हमने ब्लॉक बिलासपुर में मीटिंग ली थी और जनता ने उसमें बड़ा बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। आज हमारी शाम को 5 बजे मुस्ताबाद ब्लॉक में मीटिंग है। तो किन मुद्दों के आधार पे मुखिल साहब आप चुनाव मैदान? मुद्दा कोई नहीं सर, ये कुछ मुद्दा है नहीं ना। इराक में चल रहे गृह युद्ध से वहां रह रहे भारतीयों के परिजनों की चिंताएं लगातार बढ़ गई हैं। इनमें से कई परिवार ऐसे हैं जिनका उनके परिजनों से संपर्क नहीं हो सका है। अंबाला के बेहटा गांव के रहने वाले एक परिवार ने अपने बेटे को कर्ज लेकर कमाने के लिए इराक भेजा था, लेकिन परिवार का अमित से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। इराक में सशस्त्र चरमपंथियों और सुरक्षा बलों में गृह युद्ध जारी है, जिसके चलते इराक में फंसे भारतीय नागरिकों के परिजन उनकी वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अंबाला के गांव बेहटा का रहने वाला अमित गया तो परिवार की मुश्किलें दूर करने था, लेकिन उनकी मुश्किल अब बढ़ती दिखाई दे रही है। परिवार का अमित से मंगलवार रात के बाद कोई संपर्क भी नहीं हो सका है। हाँ जी, हमने वापस बुला लिया अपना बच्चा, भी दिक्कत आ रही है उसको, तो हमने बोला भी कल से आज सुबह से फ़ोन भी नहीं उसका आ रहा है। हाँ जी, रात हुई थी जी, रात से बात दोबारा नहीं हुई थी।
पेशे से पेंटर जगदीश का बेटा अमित 12वीं के बाद वेल्डर का कोर्स करके इराक गया था। परिवार ने अमित को 2 लाख रुपए कर्ज लेकर 7 महीने पहले इराक भेजा था, जहां से अमित ने 2 महीने की तनख्वाह परिवार को भेजी थी और 3 महीने की तनख्वाह अभी रुकी हुई है। हालात बिगड़े तो उसके परिजन अमित को सुरक्षित घर लाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अमित से बहुत उम्मीदें हैं। 6 महीने हो गए, 7वां चलने वाला, अभी 29 तारीख को 7वां महीना लगेगा उसको, तो कर्जा लेके भेजा है उसको, तो अभी मतलब 2 महीने की तनख्वाह हुई है, बाकी उसके बाद कोई तनख्वाह नहीं उसने भेजी। तो अभी जैसे हालात हैं उसके हिसाब से तो वापस आ जाना चाहिए वो। अमित के परिजन चाहते हैं कि सरकार उनकी मदद करे और उनके बच्चों को सुरक्षित भारत लाए या इराक में ही सुरक्षा प्रदान करे। मालूम हो कि पंजाब के 41 युवक इराक के इस युद्ध में फंसे हुए हैं और उनके आतंकियों के घेराबंदी में होने की आशंका भी जताई जा रही है। अंबाला से धर्मवीर पासी के साथ प्रीति गोयल, डे एंड नाइट न्यूज, चंडीगढ़। इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला ने दिल्ली हाईकोर्ट में नियमित जमानत की याचिका दायर की है। जमानत के लिए चौटाला ने खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया है। फिलहाल चौटाला 24 जून तक अंतरिम जमानत से बाहर है और गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती है। मामले की सुनवाई 20 जून को होगी। कानून व्यवस्था बिगड़ेगी तो व्यापारियों पर टैक्स का निरंतर बोझ डाला जा रहा है। माननीय सरकारी आंकड़े आपके सामने। कांग्रेसी विधायक संपत सिंह ने ओम प्रकाश चौटाला की जमानत पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि वे जमानत पाने के लिए अपने भाई प्रताप सिंह के निधन पर दुख प्रकट कर रहे हैं और अगर वे जेल से बाहर होते तो प्रताप सिंह के घर दुख प्रकट करने कभी नहीं जाते। नालवा से कांग्रेस विधायक संपत सिंह ने ओम प्रकाश चौटाला पर निशाना साधते हुए कहा कि ओम प्रकाश चौटाला केवल जेल से बाहर आने के लिए प्रताप चौटाला के निधन पर शोक व्यक्त करने गए। अगर चौटाला स्वस्थ नहीं होते तो चंडीगढ़ नहीं आते। उनका इशारा एक बार फिर चौटाला की जमानत की तरफ था। हालांकि उन्होंने चौटाला के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की और उन्होंने ये भी कहा कि अगर अदालत ओम प्रकाश चौटाला को केस से बरी कर देती है तो उन्हें खुशी होगी। संपत सिंह ने चौटाला बंधुओं पर उन्हें मुकदमे में फंसाने का भी आरोप लगाया। संपत सिंह जी बड़े लंबे समय से इंडियन नेशनल लोकदल से और चौटाला परिवार से जुड़े हुए हैं। किसी के परिवार के दुख में शामिल हो ना हो, परंतु इस प्रकार की बातें करके एक सामाजिक रिश्तों पे इस प्रकार की बातें उन्हें नहीं करनी चाहिए। वहीं इनेलो प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने संपत सिंह पर पलटवार करते हुए कहा कि संपत सिंह इनेलो और ओम प्रकाश चौटाला के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे। भले ही वह इन परिवार के दुख में शामिल ना हो, लेकिन उन्हें सामाजिक रिश्तों के लिए ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। नहीं, मैं शौक प्रकट तो प्रताप सिंह के तो मैं इसलिए नहीं गया कि एक तो मेरे फादर की डेथ हुई थी, तब इनके परिवार का कोई सदस्य नहीं आया। मेरे बेटे की शादी थी, मैंने खुद इनवाइट किया था, तब भी नहीं आए थे। तो मेरे जाने कोई तुक नहीं बनता। खाम खाई कोई ऐसी बात निकल जाए कि वो कहते तुम क्यों आए यहाँ, फिर क्या करेंगे, तो इसलिए मैं नहीं गया था। कांग्रेसी विधायक संपत सिंह ओम प्रकाश चौटाला की जमानत पर उंगली उठाने वाले ऐसे पहले व्यक्ति हैं। ये बात इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि संपत सिंह इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के सबसे करीबी रहने वालों में से एक माने जाते हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन विनय कुमार और मनोज राठी के साथ गौरव चक्रवर्ती, डे एंड नाइट न्यूज। हरियाणा के कंप्यूटर टीचर्स आज अपनी मांगों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले। कंप्यूटर टीचरों ने 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को राजनाथ सिंह की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि केंद्र की तरफ से उनकी मांगों को गंभीरता से लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री से मुलाकात पर बोलते हुए कंप्यूटर टीचर्स एसोसिएशन के प्रधान बलराम धीमान ने कहा कि उनकी मुलाकात सकारात्मक रही। उन्हें भरोसा है कि गृह मंत्री अब जल्द ही इनकी मांगों पर सुनवाई करेंगे। मालूम हो कि कंप्यूटर टीचर्स की मुलाकात मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी और हरियाणा के कई नेताओं के साथ हो चुकी है। हमारी मुलाकात हुई है। हम लोगों ने अपना जो मांग पत्र
जिसमें लिखा हुआ है कि ये जो 3 निजी कंपनियां हम लोगों का शोषण कर रही हैं, उनके शोषण से मुक्त करा के उनके ऊपर जो घोटाला हुआ है ये ICT प्रोजेक्ट में, उसके ऊपर CBI की जांच करा के, और जो 11 कंप्यूटर टीचर के तबादले इन्होंने बलपूर्वक अवैध तरीके से किए हैं, उनको रद्द करवाने हेतु अपनी एप्लीकेशन और अपना मांग पत्र हमने राजनाथ जी को सौंपा है। और अपनी जो प्रॉब्लम के बारे में उनके साथ 3 से 4 मिनट हमारी मीटिंग हुई है। प्रदेश सरकार ने हमेशा पिछड़े वर्ग के हितों की रक्षा की है और आगे भी करती रहेगी, ये कहना है मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। वे बुधवार को चंडीगढ़ में BCA वर्ग द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में बोल रहे थे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सिर्फ पिछड़े वर्ग A को उनका वाजिब हक दिया है। वहीं समारोह में पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर राम प्रकाश की अध्यक्षता में BCA वर्ग के लोग क्लास 1 और 2 में अपना आरक्षण 10% किए जाने से मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा करने आए थे। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा भी मौजूद थे। आपके जो है BCA जो सही मायने बैकवर्ड है, उनका हिस्सा बहुत कम मिलता था, इसमें कोई दो राय नहीं। इस बात से हमने फैसला किया कि जो 10% शुरू में जो था, वो 10% का 10% केवल आपके लिए BCA के लिए होगा। पहले तो अपने भजनलाल जी ने काफ़ी कास्ट मिलाकर जो हमारे फर्स्ट और सेकंड में रिजर्वेशन नहीं दी जा रही थी, उनको हुड्डा साहब ने कंप्लीट कर दिया हमारे को, और दूसरा जो हमारा बैकलॉग है वो कंप्लीट कर रहे हैं। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के गठन को लेकर जगदीश सिंह झिंडा एक बार फिर कांग्रेस के पाले में दिख रहे हैं। झिंडा ने 6 जुलाई को कैथल में विशाल सिख सम्मेलन का आयोजन किया है और इसमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बतौर मुख्य अतिथि न्योता दिया गया है। साथ ही झिंडा ने वित्त मंत्री हरमोहिंदर सिंह चट्टा को भी बुलावा भेजा है। करनाल के असंध पहुंचे झिंडा ने आज कहा कि उन्हें HSGPC के गठन को लेकर कांग्रेस से सकारात्मक संकेत मिले हैं और इस सम्मेलन में वह हुड्डा को हरियाणा के सिखों के साथ किए गए वायदे को याद दिलाएंगे। साथ ही उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पर हरियाणा के सिखों के हक छीनने का आरोप लगाया। इस तरह जी हरियाणा के सिखों ने पिछले 12-13 साल तो हरियाणा की वक्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि ਉਹਦੇ वास्ते कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी मैनीफेस्टो में 2 बार वायदा किया है, पर पिछले 10 साल तो कांग्रेस पार्टी हमेशा लारे लाती रही कि हरियाणा के सिखों को गुमराह करती रही और वोटां लेती रही। हुण जदों कांग्रेस पार्टी नूं हरियाणा के सिखों की याद आई है तो हुण सिख जिहड़े ने वो अपना दबाव बनाने वास्ते कैथल दे विच एक हरियाणा सिख सम्मेलन बुलाया गया है, जिहदे विच हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्य मेहमान होणगे। सरदार हरमिंदर सिंह चट्टा जो उस कमेटी के चेयरमैन ने वो भी उत्थे आउणगे ते सानूं उम्मीद है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री हरियाणा के सिखों नूं हरियाणा की वक्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का पूरा भरोसा दवाएगा। तो सानूं 100% उम्मीद है कि हुण कोई भी दुनिया की ताकत हरियाणा की वक्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बन तो रोक नहीं सकती। मंगलवार देर रात पंचकूला के सेक्टर 11 में 55 नंबर शोरूम की दीवार के पास बनी एक झोंपड़ी पर वह दीवार गिर गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि परिवार के 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए चंडीगढ़ PGI रेफर कर दिया गया। लेकिन इलाज के दौरान 3 साल मासूम ने दम तोड़ दिया। वहीं दूसरे बच्चे की हालत भी गंभीर बनी हुई है। पंचकुला के सेक्टर 11 में बने शोरूम की एक दीवार पास ही बनी एक झोपड़ी पर गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चे की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मरने वालों में 35 वर्षीय मोहम्मद रिजवाल, उनकी पत्नी खुशबू और 5 साल की बेटी चांदनी और 3 साल की बेटी शबाना शामिल हैं। वहीं अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल 1 साल के दिलशान की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। रात को हमें सूचना मिली थी कि सेक्टर 11 में जो है एक मल्टीप्लेक्स है खाली, उसकी जो साइड वॉल है वो 7 वाले प्लॉट पर गिर गई है और वहाँ पे कुछ झुग्गी वाले रहते हैं और उनकी कुछ इंजरीज वगैरह हैं। हम यहाँ पर पहुँचे, हमने देखा कि
दीवार गिरी हुई थी और यहाँ पे जो मौके पे जो लोग थे उनको रेस्क्यू करके पहुँचाया गया। उनमें से अभी तक 3 कैजुअलिटीज़ हैं और 2 जो थे बच्चे वो पीजीआई में एडमिट हुए हैं। देखिए, दरार के विषय में तो अभी जांच की जाएगी, जैसा भी उचित होगा उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। साथ ही रहने वाले एक पड़ोसी ने बताया कि दीवार ढहने की आवाज सुनकर आसपास के सभी लोग इकट्ठा हुए। बाहर आकर देखा तो साथ वाले घर पर शोरूम की दीवार गिरी थी, जिसके बाद सभी मिलकर मलबे के नीचे दबे परिवार को बचाने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद परिवार के सभी लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक परिवार के 3 लोगों की मौत हो चुकी थी और 2 बच्चों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें पीजीआई भर्ती कराया गया था। 2 बजे करीब 2 बज रहे थे। बहुत बड़ी तूफान लग रही थी, कितनी बड़ी तूफान आ गई, इतनी बड़ी धमाके हुई यहाँ से, तो सारे बंदे जागे जी, धड़पड़ा के देखे क्या हुआ, पूरी लाइट चली गई थी। तो यहाँ देखे तो बंदे ख़त्म हो गए थे, तो फटाफट बंदे की निकालना चालू कर दिए जी। फटाफट 3-4 बाबू आए थे 11 सेक्टर से, वो आईफाइट पुलिस को फ़ोन किए, एम्बुलेंस को बुलाए, तो बस जी इतनी सी बात। कितने परिवार? ये टोटल 5 फैमिली सो रहे थे जी, 3 बच्चे थे, 2 मियाँ बीवी थे जी। फिलहाल इस परिवार की आखिरी सदस्य की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। वहीं दीवार गिरने के पीछे का क्या कारण है, इसकी जांच की जा रही है। हादसे के शिकार हुआ यह परिवार मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, जो पिछले कई साल से पंचकुला में अपना जीवन बसर कर रहा था और शोरूम की दीवार के साथ झुग्गी बनाकर रहता था। फल बेचकर अपना गुजर बसर करने वाले इस परिवार ने कभी सोचा भी ना होगा कि सुबह का सूरज वो नहीं देख पाएंगे। अगर इस दीवार के साथ कुछ और लोग सो रहे होते तो इससे भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। ऐसे में प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं कि अवैध तौर पर रहने वाले लोगों को यहाँ से पहले क्यों नहीं हटाया गया। कैमरामैन मुकेश पांडे के साथ प्रियंका नेगी, डे नाइट न्यूज़, पंचकुला। हरियाणा समाचार में अब तक के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।